क्या नहीं बढ़ा है बताओ? हाँ, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड नहीं हुआ, बाकी है डीसीटी और टीसीटी का लेंथ। तो वही तो हुआ कॉमन कॉर्ड का लेंथ। कॉमन कॉर्ड का लेंथ नहीं, कॉर्ड का लेंथ निकालने आता है ना। कॉमन कॉर्ड क्या होगा, ये आ गया, ये आ गया, तो ये इक्वेशन निकाल ली। ये रेडियस पता है आपको आर, तो ये इक्वेशन पता है आपको, तो कॉर्ड का इक्वेशन अगर आपको पता है तो लेंथ निकालना सीखा ना, कैसे निकालता है, ये रेडियस और फिर ये डिस्टेंस और फिर उसका पाइथागोरस, तो वही है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। हाँ, इंटू 2 करेंगे ना, दोनों ही सर्कल पे इंटरसेक्शन आएगा ना। कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या है? नहीं, अगर वो ढूंढना है तो ज्यादा मेहनत है। अगर वो ढूंढना है तो उसके दो तरीके, आप पैरामेट्रिक फॉर्म से करो या फिर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। जैसे मैंने कोई भी सर्कल लिया, नंबर्स में ले लूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x कितना ले आगे, जाने दो, 0 ले ले, 8 ले ले, चलो 8 भी ले सकते हैं, प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब ये जो दो सर्कल्स है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है, तो ऐसे बनने वाले, मैंने आसान से सर्कल लिए है, तो इनके इंटरसेक्शन आएंगे और भी। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए आप जनरल वे, कोई भी दो कर्व्स का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का तरीका हो सकता है कि डायरेक्टली कोई वेरिएबल इलिमिनेट हो जाए प्लस माइनस करके, आइदर एक वेरिएबल आप एक इक्वेशन से आइडेंटिफाई करोगे, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो इधर से वाई स्क्वायर इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 8 वाई स्क्वायर पुट किया, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 प्लस 8 तो 17 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आया, देन यहां पे वापस पुट करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो 9 माइनस 17 बाय 6 का होल स्क्वायर विल बी वाई स्क्वायर। सो 9 माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर, या थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 17 स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो, एलसीएम भी क्यों लेने का है, वो डायरेक्टली भी पहले कर सकते थे, a माइनस बी और a प्लस बी से। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, करेक्ट, तो आ जाएगा 3 प्लस 17 बाय 6 और 3 माइनस 17 बाय 6, तो 18 प्लस 6 3 जा 18 ना, 18 प्लस 17 तो 35 बाय 6 इंटू 1 बाय 6, तो 35 बाय, but this is y square, so y will be, एक तरीका ये हुआ, ठीक है, ठीक है, नंबर्स अच्छे नहीं है तो चलो यहां पे कोई नंबर ले लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ये नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला कोई भी एक इंटरसेक्टिंग बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का इसका रेडियस कितना लिया है 1, सेंटर कहाँ लिया है 3,0, तो थोड़ा सा रेडियस बढ़ा लेते हैं, रेडियस 2 आ जाए, ऐसा कुछ करो, तो कितना है अभी वो 9 माइनस 5 होना चाहिए, तो अभी ऐसा है, तो x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, नहीं 2 लेना पड़ेगा, तो माइनस 4x, ठीक है, प्लस 2y, ओके, इसका मैं प्लस 1 ले लेता हूं, ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब डायरेक्टली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट एलिमिनेट नहीं होगा, और अगर जस्ट एक्स स्क्वायर पूरा फाइंड किया क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला यूज करके तब भी बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा,
तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले माइनस कर देते हैं। कर सकते हैं? तो फर्स्ट माइनस सेकंड कैंसिल आउट, इट विल बी 2x प्लस 2y, ये सेकंड माइनस कर रहे हैं राइट, माइनस 4 इक्वल टू, तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू, नाउ the y is equal to 2 minus x. Substitute in any one equation. Substitute कर सकते हैं? So substitute in equation 2 कर देते हैं। x square plus 2 minus y the whole, sorry 2 minus x the whole square minus 6x plus 5 equal to, तो ओपन करें तो x square plus 4 minus 4x plus x square minus 6x plus 5 equal to 0. So it will be just 2x square minus 10x plus 9 equal to 0. तो अब यहां से, अब ये तो हमने नंबर अजीब ले लिए थे, तो क्वाड्रेटिक ऐसा बना जिसके इंटीजर रूट्स नहीं दिखाई दे रहे राइट, बट फिर भी रूट्स तो है। x is equal to 10 plus minus root of b square minus 4 into 2 into 9 divided by 2 into 2, 4, correct? 2 है ना, so it will be 10 plus minus root of 100 minus ये कितना 32 72 by, और सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ ऑब्वियसली हो रहा है, तो 100 minus 72 is 28, so it will be, the x will be 10 plus minus root of 28 by 4। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हाँ 2 बाहर निकाल के जाने दो, दो x आए, x1 और x2, उनके लिए y फाइंड कर सकते हैं, yes, y is equal to 2 minus x, तो यहाँ से x1 और x2 मिल गए, इधर पुट कर दो, मिल गए a और b, ठीक है। अब कुछ भी नंबर हो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा वहां पे 1 2 3 क्या है, हाँ पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं। ये लिखने का मन तो नहीं है, हाँ वो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कुछ बड़ा काम नहीं है उसमें। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, आप डायग्राम के पास जाओगे तो किसी भी एक कर्व का आप पैरामेट्रिक फॉर्म सपोज कर सकते हो। जैसे यही इक्वेशंस ले लेता हूं मैं फिर से, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं मैं सेम इक्वेशंस कंसिडर कर रहा हूं, ओके, यही दो इक्वेशन, तो किसी एक का पैरामेट्रिक फॉर्म आप लिख सकते हो। जैसे ये सेकंड वाले का मैंने लिखा, तो सेकंड वाले का रेडियस कितना है, रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 5 ना, तो रूट 4 दैट इज 2, यही आएगा R2 का वैल्यू। इसका रेडियस इज R2, इसका रेडियस इज R1, ओके। नाउ सेंटर क्या है 3, 0, तो पैरामेट्रिक फॉर्म सपोज कर सकते हैं, बोलो क्या आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, x is equal to x1, x1 is 3 plus r is 2 and cos theta, where theta is पैरामीटर, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग अलग आएगा। y का वैल्यू, सो अगर ये कोऑर्डिनेट्स a के हैं, देन दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द सेकंड इक्वेशन, दैट इज सेकंड कर्व ना। तो ये जो पॉइंट आया वो सेकंड इक्वेशन कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 पे भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। हाँ ये R2 वाला सर्कल था, लेट्स ये R1 वाला है। मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके a के कोऑर्डिनेट्स लिखे, उसके लिए कोई पर्टिकुलर थीटा होगा, वो यूजिंग सर्कल 2 लिखा। नाउ दैट पॉइंट शुड लाई ऑन दी सर्कल 1, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही होता है इंटरसेक्शन का या कॉमन पॉइंट्स का कंडीशन, बोथ इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, ये 0 है, क्या लिखूंगा मैं बताओ, 2 cos स्क्वायर और cos को c लिख दिया, चलेगा ना, प्लस 2 sin स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 cos, और कुछ आएगा
हाँ, ये +2 इंटू वाई के कोऑर्डिनेट्स इज टू साइन और +1 इक्वल टू एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनी क्या, 9 + 4 cos स्क्वायर 3 2 जा 6 2 जा 12 cos प्लस, हाँ 12 cos प्लस 4 sin स्क्वायर -12 -8 cos प्लस 4 sin +1 इक्वल टू 0। कुछ कट हो रहा है, कट होना हो ये दोनों क्या बनेंगे, हाँ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 थीटा, ठीक है। और ये 12c और 8c 4c, c मतलब cos थीटा था ना, और ये sin थीटा भी बच रहा कहीं पे +4 sin थीटा। अब बचेंगे कांस्टेंट नंबर्स, 9 - 12 इज -3 +1 इज, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, सो 4 sin स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर विल बी 4, तो 4 + 4 cos थीटा प्लस 4 थीटा -2 इक्वल टू, तो ये 4 - 2 इज 2, तो अभी बच रहा है मेरे पास 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 से डिवाइड कर सकता हूं मैं, तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू -12। अब ये बन गया आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो वही हेडिंग डालने वाले थे, बट पोल एंड पोलर एक छोटा सा पार्ट बाकी है, वो पढ़ लेते हैं। वैसे ये बहुत छोटा सा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टाइम पे भी ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। क्या करते हैं इसके लिए, हाँ 3 पॉइंट से दोनों जगह से कर सकते हो, फैमिली ऑफ सर्कल ज्यादा आसान है। किससे, ठीक है अभी कर लेते हैं 2 मिनट में। इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, रेंज पढ़ा होगा आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, याद आ रहा है, तो वहां से भी कर सकते हैं इसको, और वो सारी टेक्निक्स फिर से हम पढ़ने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में, जो होपफुली आज ही स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट अब पता नहीं है ना, वो मैकेनिक को सुबह सुबह 2-4 गालियां दे के आया, मतलब जहाँ पे कल सर्विसिंग करवाई थी उसी पे दे के आया ना, तो उसको अच्छा सुनाया थोड़ा सा, घर पे था वो, पर फोन पे ही सुनाना पड़ा है ना, वो सुबह सुबह खोलते नहीं है ना, हाँ, उसको याद रहेगा सुबह का ब्रेकफास्ट, उसके कारण कितने लोग परेशान हो रहे हैं, हाँ ना, और क्या। खैर पोल एंड पोलर पे आ जाते हैं। तो ये कोई बहुत ऐसे अलग से नया इक्वेशंस नहीं आने वाला, लेकिन मीनिंग बढ़िया है। आदित्य पता है क्या, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिर उनके टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन, यस। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सर्कल है आपके पास, एक कोई भी पॉइंट है, नॉट नेसेसरी कि एक्सटर्नल है, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग और ग्राफ हम अच्छे से बना पाए उसके लिए मैं एक्सटर्नल पॉइंट ले रहा हूं। लेट्स दिस पॉइंट इज P, कोई भी x1, y1। नाउ यहां से लाइंस ड्रॉ की गई सच दैट वो सिकेंट है इस सर्कल के लिए, सिकेंट मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ होगी ना, हाँ ऑब्वियसली यहां से एक टेंजेंट्स भी ऐसे ड्रॉ होगी, सो ऐसे इनफाइनाइट लाइंस है, मैंने सिर्फ 4 लाइंस बनाई है। तब इनका जो कॉर्ड वाला पॉइंट होगा, कॉर्ड वाला मीन्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये बीच वाले लेंथ को कॉर्ड बोलते हैं ना हम लोग, और पूरा लाइन है तो सेकेंड बोलेंगे, इतना ही डिफरेंस है। सो ये जो एंड्स ऑफ कॉर्ड है, लेट्स A1 B1 A2 B2 ऐसे मैंने इनको नाम दिया।
सो A1 B1 A2 B2 आर द एंड्स ऑफ द टू कॉर्ड्स। सो अब इन कॉर्ड के एंड्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, तो ऐसे ड्रॉ होगी, यहां पे भी कर सकते हैं, चाहो तो मैं और डिफरेंट कलर यूज कर सकता हूं, दिखे आपको, बस इतना सा एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ। सो और भी आएगी तो और भी तो टेंजेंट्स बनेगी ना, ऐसे और डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड्स मैंने बनाई, तो फिर उनके डिफरेंट डिफरेंट एंड्स रहेंगे, उन सब पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, वो सब इंटरसेक्ट करेंगे, उनके इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। सो दैट लोकस इज कॉल्ड पोलर एंड दिस पॉइंट जहां से ये सीक्वेंस ड्रॉ हुई है इज कॉल्ड द पोल। तो अब वो निकालने के लिए हम लोग लिमिटिंग केस यूज करते हैं। द लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड इज, क्या होता है, अब डेफिनेशन भूल गए, लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड इज टेंजेंट, ये यही लिखा था ना टेंजेंट का डेफिनेशन, पढ़ा नहीं है फील्ड के लिए? एक भी नहीं था? नहीं था, 2-3 थे। तुमको पेपर दूसरा आया क्या, जो मैंने दिया वो नहीं आया क्या? 2 दिन क्वेश्चन थे सर्कल के, क्या बात कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन नहीं था? ऐसे नहीं हो सकता यार। ट्रिग्नोमेट्री के थे 3 क्वेश्चन, सर्कल का एक भी नहीं था। चलो नहीं था तो जाने दो, अभी इतने सारे सर्कल के पेपर हुए थे वैसे भी, तो तुमने लेकिन पढ़ा नहीं था क्या सर्कल? ओके चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। सो पोल एंड पोलर समझ में आ रहा है मीनिंग? हाँ, तो ये इंटरसेक्शन का जो लोकस बनेगा उसको निकालने के लिए हम लोग लिमिटिंग केस यूज करते हैं। लिमिटिंग केस मतलब टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स दिखाई दे रही है बिकॉज एंड्स क्या आने वाला है, टेंजेंट्स ही मिलने वाला है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये एक टेंजेंट, ये कलर दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है ना पीछे से, ओके। तो यहां पे अगर 2 पॉइंट्स, इसके जस्ट पास वाली एक जो पॉइंट रहेगा, जो एक कॉर्ड रहेगी, उसके दोनों इंटरसेक्शन A डैश B डैश इधर पास में ही आएंगे ना। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आपने ऐसे बहुत सारे ये लाइंस ड्रॉ करके रखी है अलग अलग, जैसे एक और लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे यहां पे इंटरसेक्ट करेगा, एक और लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पे इंटरसेक्ट होगा, फिर और लाइन आई तो ऐसे पास में आ जाएगा ना। तो अब अगर ये वाली लाइन है तो इसके एंड्स इधर और इधर में आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर यहां पे ड्रॉ करोगे, फिर इधर ड्रॉ करोगे, फिर इसमें इधर करोगे ना, और पास में चले गए तो जस्ट पास में जाओगे तो वो टेंजेंट से जस्ट एकदम पास वाली लाइन, उसके दोनों पॉइंट्स यहीं पे आएंगे, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड इज द टेंजेंट, उस कॉर्ड का लेंथ 0 होगा, करेक्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो यहां पे जो दोनों एकदम पास वाली कॉर्ड्स रहेगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो यही आएगा ना। इधर में भी सेम होगा क्या, ये दिख रहा है, जैसे यहां से ये गए तो पास में आएगा इंटरसेक्शन, फिर और पास में चले गए तो और पास में आ जाएगा ना। तो ये सेम पॉइंट जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, वो सेम पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, वो जो एकदम पास वाली लाइन से उनके लिए, तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन बनेगा एक, और उसका इक्वेशन तो हमको पता है क्या क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली जो पोलर है उसका इक्वेशन भी क्या आता है, t इक्वल टू 0। तो अगर मैं फिर से ये कैसे गायब हो गया इधर का, इतने सारी चीजें थी, तो पहले चला गया था सब कुछ, अबे बाप रे, कितनी देर पहले चला गया था। हाँ ठीक है, अभी बहुत हो गया। तो यहां से ये इंटरसेक्शन वाली लाइन ऐसे बनेगी एंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन विल बी t इक्वल्स टू 0। समझ में आया? एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ साइड में अलग से। हाँ कितना जल्दी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, यहां पे बाहर में एक पॉइंट था, इधर से एक सेकेंड ड्रॉ करी गई, A डैश B डैश,
इधर से दूसरा सेकेंड ड्रॉ किया गया। अच्छा, A1 B1 करना था, A1 B1 A2 B2 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 B2। तो इनके एंड्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ की गई और उनके इंटरसेक्शन का लोकस। ओके, तो ये जो लोकस है, अब उस पे ये दोनों लाइंस भी यहीं पे आएगी। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसको अगर अलग से बनाऊं मैं तो ये कुछ ऐसा है। इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे है, दूसरी ऐसे है, और ये बीच में सर्कल है। इनको मैं नाम दे सकता हूं चाहो तो, कुछ M और N दे दिया। ओके, तो ये पॉइंट M है और ये N है। तो MN को ज्वाइन करने वाली लाइन तो पता है ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये COC होती है ना, पता है कि नहीं? हाँ, बस वहां पे ये ऊपर वाला पार्ट नहीं बनाया होगा। इतना दूर से क्यों गायब होता है? ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या था? T इक्वल टू, तो इस इक्वेशन का भी, सॉरी इस लाइन का भी इक्वेशन क्या आएगा? कंफर्म है? वेरी गुड। तो पहले लिख लो यही चीज लोकस के टर्म्स में। क्या लिखोगे? तो उल्टा भी लिख सकते, सीधा भी जा सकते हैं। इफ second lines are drawn from the point P to the circle, then locus of the intersection point of, then locus of the intersection of tangent drawn to the ends या intersection of the second end chord is the polar, या उल्टा locus of the point of intersection of tangents drawn to the intersection point of a secant and circle drawn from the point P। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हो। उल्टा वाला ज्यादा अच्छा है क्या? चल, तो रिवर्स वे में लिखते हैं। लिखो, पोल एंड पोलर का डेफिनेशन में जब डायमीटर बनेगा तो वो इंफिनिटी पे टेंजेंट आएगा, यही पूछ रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, वो सेम पेयर के लिए, जैसे A1 और B1 पे जो टेंजेंट्स है उनका, ये वाला जो है वो A2 और A1 की टेंजेंट्स का कॉर्ड का कुछ है ना, ये वाला नहीं चाहिए। कौन सा नाम बताओ, नाम के टर्म्स में बोलो। A1 A2 के इंटरसेक्शन से और B1 B2 के इंटरसेक्शन वाला, मतलब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट्स भी एक लाइन में आएंगे क्या? ऐसा बोलना चाह रहे हो तुम? तो वो भी P से पास होगा क्या? तो सोचना पड़ेगा ना 2 मिनट में। अगर मैंने ये टेंजेंट्स चाहिए लेकिन ये कोई और हुआ तो ये कॉर्ड, आई हाई, हाँ अलग से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये ऐसा कहानी है कि आपने ये ऐसे दो ड्रॉ किए हैं और फिर इन दोनों पे इंटरसेक्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये वाला चीज यहां से पास होगा क्या? सो दीज आर टेंजेंट्स एट, और इनका इंटरसेक्शन यहां पे है, तो इस पॉइंट का T यहां से जाएगा। हाँ,
ये कहानी ऐसी हुई बिल्कुल, ये ऐसा था, फिर ये ऐसा था, आपने यहाँ पे एक ये जो टेंजेंट था इधर, और ये टेंजेंट जो था अलग से, ये पॉइंट था पोलार पे। तो ये पॉइंट यहाँ से पास हो रहा है, ये लाइन पास हो रही है, कंफर्म है। ये लाइन भी यहाँ से पास होगी, ये कंफर्म है। लेकिन इधर का टेंजेंट और इधर का टेंजेंट ड्रॉ किया, और यही लाइन है ना आगे जो बड़ी है, और इधर से भी एक और लाइन आई, तो ये वाला चीज एक लाइन में आ जाए। तो ये चीज किसी और का, जैसे इस पॉइंट के लिए ये t इक्वल टू 0 आएगा ना, तो इधर में इस लोकस के ऊपर में जो भी पॉइंट रहेगा उनका t इक्वल टू 0 यहां से पास होगा। तो क्या ये वाला जो चीज है वो भी किसी और का t है क्या? तो अगर मैंने कोई और ये ऐसा ले लिया होता तो फिर यहां पे तो टेंजेंट से ऐसे बनती, हाँ ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल पाएंगे, फिर से बोलो। हाँ मैंने उधर वाला लिया, एक इधर वाला लिया और दूसरा इधर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका टेंजेंट और इसके टेंजेंट का इंटरसेक्शन यहाँ कहीं पे आएगा, फिर इधर वाला और इधर वाले का इंटरसेक्शन, तो ये वाला चीज यहाँ से पास होना चाहिए। हाँ वो पता नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे देख के ना। ये यहाँ से ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं बनाते। पहले ये नोट कर लो, फिर उससे बात करते हैं अपन, देखना पड़ेगा वो। अभी डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, वो हो सकता है, लग तो रहा है डायग्राम देख के, तो चांस तो है कि शायद वो रहेगा। कहाँ से जाएगा ये? डेफिनेशन लिखो। locus of locus of locus of intersection of locus of intersection of the tangents, locus of intersection of the tangents drawn to the intersection point of drawn to the intersection point of circle and a secant and the secants, intersection point of circle and the secants drawn from a fixed point P। मतलब सीकेंड्स P से आ रही है ना, drawn from the fixed point P, locus of the intersection point of tangents drawn to the intersection of the circle and a secants from the point, drawn from the point P is called polar, and that fixed point P is called pole। And that fixed point P is called, अच्छा कहाँ तक हो क्या पता, उधर से कॉपी करो ना। फिक्स पॉइंट P is called पोल। समझ में आया कुछ? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब वो प्रॉपर्टीज की बातें करते, तो पहला तो यही कि अगर
सर्कल का एक पॉइंट है P, लेट्स P का पोलार आपके पास आया लाइन L1, ऐसे आएगा। नाउ एनी अदर पॉइंट Q लाइज ऑन द पोलार, ठीक है, देन पोलार ऑफ पॉइंट Q विल पास थ्रू द P। इधर से अगर मैंने अब पोलार बनाया तो ये वाला जो पोलार रहेगा वो इधर से पास होगा। आप वो डायरेक्टली भी देख सकते हो, यहां से ये लाइन सेकेंड थी तो सेकेंड्स के एंड्स पे इंटरसेक्शन से ही तो क्यू बनेगा ना, तो इसके लिए भी सेम चीज है। क्यू से टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये दोनों पॉइंट्स आए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन तो वापस P से वही सेम लाइन हो गई ना। तो P का पोलार अगर लाइन L1 है तो लाइन L1 के किसी भी पॉइंट का पोलार कहां से पास होगा? P से, करेक्ट? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो पहले तो अभी ये इक्वेशन लिख लिया था t इक्वल टू 0। हाँ, इक्वेशन ऑफ पोलार विल बी t इक्वल टू 0। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ पोलार विल बी t इक्वल टू 0। फिर उसके नीचे लिखना if polar of a point P is the line L1, if the polar of a point P is line L1, if ये इधर वाले डायग्राम को रेफरेंस लेके, if polar of point P is line L1, if polar of point P is line L1, then polar of any point lies on the line L1, then polar of any point, then polar of any point, चाहो तो ब्रैकेट में Q लिख सकते हो रेफरेंस के लिए, then polar of any point ब्रैकेट में Q, then polar of any point lies on the line L1, then polar of the any point lies on the line L1 will pass through the P। अब अगला वाला जो कंफ्यूजन हो रहा है उसकी बातें करूं तो मैंने मान लो एक यहां से लिया ऐसे और एक ऐसे लिया है, थोड़ा सा और दूर ले सकता था मैं। पहले तो उसको डायग्राम में ही हम लोग इधर से सोचते हैं कि वो चीज़ पॉसिबल है भी या नहीं। यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की गई और फिर इधर और इधर, तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों भी एक लाइन में रहेंगे? दिख तो रहा है ऐसे डायग्राम से, तो सही है ना? हाँ, तो कोई ज्योमेट्री है क्या ऐसी जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये है लाइन में? आइदर ये प्रूफ हो जाए कि ये कोलिनियस नहीं है। अगर ये एक लाइन में रहेंगे देन इस पॉइंट के लिए ये 90 डिग्री वाली लाइन नहीं, ये नॉट नेसेसरी कि 90 डिग्री रहे। ये इंटरसेक्शन कहीं से भी आ रहा है, ये लेंथ इक्वल है, बस इतना ही पता है, ये लेंथ इक्वल है। हो भी सकता है, नहीं भी यार, ये तो डेंजर हो गया। हाँ,
कौन से पॉइंट से? बी जो फिक्स पॉइंट है वहाँ से 2 सेकंड आ रहा है, हाँ, तो वही पॉइंट से अगर जैसे दोनों टैंजेंट बना लिए वो ऑलमोस्ट मिडल में ही लाई करेगा ना वो, और वो सेकंड के ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ ऑलमोस्ट मिडल में ही लाई करेगा ना वो दोनों लाइन के। ये लेंथ दोनों इक्वल इक्वल है क्योंकि वो टेंजेंट्स है। हाँ, वो तो सही बात है तुम्हारी कि यहाँ से मैंने ऐसे ड्रॉ किया है और फिर यहाँ से एक और चीजें ड्रॉ करिए और फिर मैंने यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी और इधर जो ड्रॉ करी, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल इक्वल आएगी। और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो टैंजेंट्स का है वो बीच में ही लाई करेगा ना दोनों लाइन के, तो वो इक्विडिस्टेंट तो होगा। ये वाला चीज अगर नहीं, नॉट नेसेसरी ना इक्वी डिस्टेंस है, वो मैंने इधर भी ले लिया। हाँ ठीक है, हाँ इक्वी डिस्टेंस हो भी सकता है क्या? हाँ इसलिए वो बीच से ही लाई करेगा दोनों ही। हाँ, अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये वाला चीज एंगल बाइसेक्टर है तो चीजें प्रूफ हो जाएगी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा इन दोनों कॉर्ड्स के लिए तो चीजें ट्रू रहेगी। तो ऐसा कुछ है क्या? क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो 90 डिग्री 90 डिग्री उससे प्रूफ करके भी 90 डिग्री, लेकिन मतलब वो वाला ऊपर का ट्रायंगल है ना, उधर पे सीकेंड से वो टेंजेंट पास हो रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल तो उससे एंगल बाइसेक्टर कौन सा क्वाड्रिलेटरल चौथा का है? ये वाला? नहीं उसका। हाँ ये वाला? नहीं नहीं, ये बी से वो जो पास हो रहा है ना, हाँ ये वाला? फिर फिर वो नीचे का ये? नहीं उससे नीचे, हाँ वो वाला जैसे वो तो ये तो ट्रायंगल हुआ ना। ये और फिर वो जो पर्पल का इंटरसेक्शन है, हाँ रेड से में ये वाला? हाँ हाँ, मतलब उसके लिए भी तो अपने को वो चाहिए रहेगा कि वो दोनों एंगल एंगल सेम आए। 90 डिग्री चाहिए तो हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल तो वैसे कर दिया नहीं, लेकिन वो सर्कल पे नहीं है ना उधर वाला पॉइंट, तो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री कैसे लगाएंगे? अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, नहीं पता ना। हाँ, लग तो रहा है, तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। करेक्ट। तो वो एंगल बाइसेक्टर अगर प्रूफ हो गया तो काम हो जाएगा। तब उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है देखते हैं। आपने यहां से कोई भी सेकंड ड्रॉ करी इधर, और इधर से कोई और एक दूसरी सेकंड ड्रॉ करी है, तो ये यहां पे अब एक नया टेंजेंट ड्रॉ हुआ, इधर भी एक नया टेंजेंट ड्रॉ हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने ज्वाइन किया तो क्या ये एंगल हाफ एंगल बाइसेक्टर होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। ओके, अब यहां पे ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर चीजें ड्रॉ हो रही है, ये पॉइंट P था, लेट्स ये पॉइंट Q है, तो Q से ये दोनों लेंथ इक्वल इक्वल आएगी। हाँ, बिकॉज वो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, तो ये दोनों तो इक्वल इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करी, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करी, अगर दिखाई दे रहे हैं दोनों व्हाइट वाले ट्रायंगल्स, तो उनमें ये बीच वाला लेंथ तो कॉमन है, तो दो लेंथ तो सेम आ गए। तो अगर ये एंगल सेम हुआ, इन केस अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 अगर सेम हुआ, तो फिर क्या होना चाहिए? दो साइड्स और एक एंगल अगर सेम आ गया तो कुछ है क्या, कॉन्ग्रुएंसी और वगैरह वगैरह कुछ ऐसे ऐसे होता है। बट क्या ऐसे इसके लिए ये एंगल इधर चलेगा? नहीं चलेगा ना। ऐसा एक साइड फिक्स बना दी दोनों जगह पे मैंने, और फिर ये एंगल सेम है, अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, तो और ये लेंथ इधर बने इधर बने, नहीं, नॉट नेसेसरी ना कॉन्ग्रुएंसी आए। हाँ, तो अगर हमें कॉन्ग्रुएंट चाहिए, नहीं सिर्फ कॉन्ग्रुएंट क्यों चाहिए, अल्फा बाय 2 और अल्फा बाय 2 ही चाहिए, तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। मतलब ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी है कि ये और ये लेंथ इक्वल आ जाए, ये चीज भी सेम आ जाए। वो जो एंगल है कौन सा? सामने वाला, हाँ ये दोनों सेम होंगे, नॉट नेसेसरी। ना ना ना, तुम डायग्राम गलत समझ रहे हो।
ऐसा एक पॉइंट है ना P, यहां से कॉर्ड आई, हाँ A1 B1, यहां से थोड़ा मैं ऐसा सिमेट्रिक ना बनाऊं, ऐसे ट्राई करता हूं, ठीक है। A2 B2, नाउ टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट A1 एंड A2, ये टेंजेंट्स ड्रॉ हुई, सो इन लोगों को ज्वाइन किया। तो अगर इन लोगों को ज्वाइन किया तो प्रूफ करना है क्या ये एंगल बाइसेक्टर होगा। लेट्स द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज Q, सो PQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ PA1 एंड PA2, ये चीज प्रूफ करनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो P1Q इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A1 A2 है, देन क्या कंडीशन आनी चाहिए आपके पास, आइदर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाए या फिर अपोजिट साइड्स का रेशियो, हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के टर्म्स में आ जाए, या फिर कोई और ज्योमेट्री जहां से आपको एंगल पता चल रहा हो। करेक्ट। तो अब यहां से एक चीज पता चल गई थी आपको, अगर मैंने ट्रायंगल लिया होता PA1Q एंड PA2Q, तो उनमें एक लेंथ, एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल है, ठीक है। बट तीसरी साइड के बारे में नहीं पता। अब तीसरी साइड इक्वल भी नहीं होगी, कॉर्ड की लेंथ मतलब P से A2 और P से A1 अलग अलग हो सकता है, सही है ना। तो PA2 और PA1 अलग अलग है, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे कि α/2 सेम है या अलग अलग है। तो फिर उसके लिए कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। कोसाइन रूल पता है क्या? हाँ, तो cos α/2 PQ स्क्वायर प्लस PA1 स्क्वायर माइनस A1Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2PA1 PQ, यही होता है ना। और दूसरे वाले से क्या आना चाहिए, ये PQ तो सेम रहेगा, PA2 स्क्वायर आएगा लेकिन, और यहां पे A2Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2PA2PQ, करेक्ट। सो इफ ये दोनों चीजें अगर सेम है, दैट इज अगर एंगल सेम है, तो ये दोनों चीजें भी सेम आनी चाहिए। तो अगर ये दोनों सेम आएंगे तो इक्वल करके देखते हैं क्या कंडीशन आ रही है, क्या ऑलवेज आएगा या समटाइम्स आएगा। तो इन दोनों को इक्वल किया तो क्या आएगा, इसके इक्वल में लिखता हूं PQ स्क्वायर प्लस PA1 स्क्वायर माइनस A1Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2PA1 PQ, PQ कट, 2 से 2 कट, करेक्ट। तो अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो PA1 स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर प्लस PA1 PA2 स्क्वायर, सॉरी PA1 आ जाएगा ना उधर, इंटू PQ स्क्वायर, ओ भाई, माइनस PA1 इंटू A2Q स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, करके देखते हैं। PA2 PQ स्क्वायर प्लस PA2 PA1 स्क्वायर माइनस PA2 A1Q स्क्वायर। अब यहां पे कुछ कुछ चीजें इक्वल थी, ये PQ BQ तो सब जगह सेम है ही, और कौन इक्वल था, A2Q और A1Q ना, ये दोनों चीजें सेम है। तो अब सिमिलर चीजों को साथ में लाओ, PQ स्क्वायर और PQ स्क्वायर इधर लेके आ गया, तो PA1 माइनस PA2 इंटू PQ स्क्वायर। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में क्या है, PA1 तो PA2 इंटू PA2 माइनस PA1 इक्वल टू, में इसको इधर लेके जा रहा हूं, तो PQ ही, सॉरी
A2Q स्क्वायर इंटू PA1 माइनस PA2 इंटू A1Q स्क्वायर। बट ये दोनों तो सेम है, A2Q और A1Q, तो उसको मैं A1Q स्क्वायर बाहर निकाला तो PA1 माइनस PA2, PA1 माइनस PA2 हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, बस यहाँ पे PA2 माइनस आ रहा है ना। हाँ ठीक है, एक माइनस लगा देंगे तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर PA1 इंटू P इक्वल टू A1Q स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर, नहीं माइनस नहीं, अच्छा अब ये वाला चीज हमेशा ट्रू है क्या, अब वो देखना पड़ेगा। बेसिकली PQ स्क्वायर शुड इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PA1 इंटू PA2। PQ स्क्वायर इज AQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर इज, ये दोनों लेंथ सेम थी, इनके स्क्वायर्स, इनका स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऑलवेज इक्वल आएगा। नहीं, वो तो डिपेंड करेगा PA1 और PA2 पे और AQ पे भी, तब ये सम क्या ऑलवेज कांस्टेंट है, इस इंफॉर्मेशन से तो नहीं बोल सकते। ओ भाई, तो अब अगर यहां से ऐसा कुछ आ रहा है तो एंगल बाइसेक्टर के लिए एक और चीज पता थी आपको, ये रेशो, रेशो का कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर यहां वाली साइड पे जाना पड़ेगा। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट है, हाँ, वहाँ से शायद सीधा लाइन आएगा तो वो इक्वल नहीं होगा, किसके, वही वो दोनों साइड, नहीं ये दोनों इक्वल इक्वल है, नहीं वहाँ से उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कैसे सीधा लाइन, आप बनाओ ना एक बार। ऐसा परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं नहीं सीधा, ऐसा, उसके बीच में से ये ऐसा, और हाँ ऊपर तो दोनों से पता नहीं, ऐसा जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ऐसे लाइन बोल रहा हूँ सर, ये वाला इधर वाला लाइन ये वाला, तो इक्वल होगा क्या, ये वाला और ये वाला, नहीं नहीं, वो तो ये दूर बना दिया मैंने तो अलग हो जाएगा ना, वो तो उसके लिए तो ये एंगल सेम चाहिए ना, वो अलग होगा, ये कैसे पता चलेगा। सो अभी यहां से तो नहीं पता चल रहा, तो कुछ और कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। अब वो अगर अभी करेंगे तो क्लास खत्म हो जाएगी। वैसे क्लास हो ही गई क्या खत्म? मैं यार, तो हाँ, PQ स्क्वायर PA1 और PA2, देन इट विल बी PQ स्क्वायर। अच्छा, PQ AQ का स्क्वायर प्लस PA1। ओके, तो ये चीज पॉसिबल, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे डायग्राम से ही दिख रहा है कि ये A1 वाला जो पॉइंट रहेगा और A2 वाला जो पॉइंट रहेगा, उनके बीच में कहीं पे अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक नया ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, नया ट्राइंगल कौन सा, जो तीनों पॉइंट से उनको ज्वाइन करने वाला, P A1 A2 और PQ। ओके, सो दैट पॉइंट Q will lies inside the triangle PA1 A2, सही है। तो
अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आपके पास क्या आता है कि यहां पे अगर ये क्यू पे अगर 90 डिग्री बनता तो पी क्यू से वो पाइथागोरस अप्लाई होता। तब यहां पे आपको अगर ये इनसाइड है तो आपको ये पता चल रहा है पी क्यू इज लेस देन पी ए वन। सही है ना? ओके। दूसरा, ये भी पता चल रहा है क्या कि पी क्यू इज लेस देन पी ए टू। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर विल बी लेस देन पी ए वन इंटू पी ए टू। पर वहां पे तो पी क्यू स्क्वायर क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है पी ए वन इंटू पी ए टू प्लस समथिंग। तो प्लस समथिंग करेंगे तो और वैल्यू बढ़ गई ना। ठीक है, हाँ, तो अब वो सिर्फ स्पेशल केसेस में आएगा जब यहाँ पे चीजें सिमेट्रिक रहेगी। सिमेट्रिक बोलने का मतलब मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, जब यहाँ पे ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल आ रही है तब यहां से जो टेंजेंट्स आपके पास बनेगी ऐसी वाली, तो अब ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल हो गई। ठीक है, हाँ, तब वो आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ सकता है। तो एवरी केस में आएगा, अभी तो लग रहा है कि नहीं आएगा। खैर ये बहुत अच्छा प्रूफ नहीं है, किसी और तरीके से करना पड़ेगा। किसी और तरीके में आपको इन दोनों जगह पे, इधर वाला आप भी पॉइंट का एक इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पी से पास हो रही है या नहीं हो रही ये देखना पड़ेगा। बट अभी तो वो यही लग रहा है डिस्टेंस के सम से कि वो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ नहीं किया ना मैंने, सही ऑब्जर्वेशन लिया ना हर जगह पे। ठीक है, बट अच्छा तरीका यही रहेगा कि इक्वेशन निकाल लें। क्या खैर, चलो, हाँ बोलो। सर ये वाला पार्ट मेरे को नहीं समझा, वो क्यू वाला कि क्यू पी से पास हो। क्यू वाला क्या बोला मैंने बेटा, देखो ऐसा, ये इधर से आपने कॉर्ड बनाई तो उसकी ये दो टेंजेंट्स हुई ना, सही है। तो एक्चुअली ये क्या है, इसकी दो जो टेंजेंट्स है उनको ज्वाइन करने वाला लाइन ना। हाँ, तो अब सेम ज्योमेट्री दूसरे के लिए, यहां से मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी और उनका P इक्वल टू 0 कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इधर आएगा। हाँ, और इसके लिए ये आ रहा था, तो पॉइंट P और Q में रिलेशन दिखाई दे रहा है। तो P एंड Q एक दूसरे के पोलर पे होंगे और उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, हाँ, चाहो तो वो भी लिख लेना जो अभी स्टेटमेंट लिखा था, वेयर P एंड Q आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ईच अदर। P एंड Q आर कॉल्ड द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। मतलब P का पोलर जाएगा Q से, Q का पोलर जाएगा P से, तो P एंड Q आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ ईच अदर। ओके।